का देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट दूसरा देने जा रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। यह इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, टॉपिक पूछे जाते हैं, कराने की कोशिश की जाएगी। और आप लोग कमेंट में यह बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक का वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कृपया चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और हमारे द्वारा दी गई वीडियो से बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का पहला प्रश्न है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? तो जो चिड़िया शब्द है इसका जो बहुवचन होगा चिड़िया, चंद्र बिंदी लगा देंगे तो चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भाषिक तत्व मुख्यतः कौन कौन है? तो भाषिक तत्व मुख्यतः 3 होते हैं जिसमें ध्वनि, शब्द और वाक्य होते हैं। तो ध्वनि, शब्द और वाक्य, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता हो उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। आ आता है आकारांत कहते हैं, उ आता है उकारांत कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है अ आता है तो क्या कहते हैं? तो उन्हें अकारांत कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो मूर्धन्य व्यंजन जो ट वर्ग होता है, ट ठ ड ढ, उन्हें मूर्धन्य वर्ण व्यंजन कहते हैं, यानी उनका जो उच्चारण स्थान है मूर्धा है। तो ऑप्शन नंबर ट ठ ड इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और ध्यान रहे इन्हें ड ढ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, समनगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ पर नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो ध्यान रहे किसी संज्ञा का प्रयोग तुलना के रूप में किया जाता है तो वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे कोई अच्छा खेल रहा है तो उसे कह दिया गया कि वह हमारा टीम का सचिन तेंदुलकर है। तो यहाँ सचिन तेंदुलकर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब तुलना के रूप में प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का जो प्रयोग होगा जातिवाचक संज्ञा के रूप में होगा, यानी अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी। तो उसी तरह समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जा रहा है, तो नेपोलियन जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो बुद्धिहीन जो है यह बुद्धिहीन हुआ, अच्छा बुरा, यह सब क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, यानी किसी की विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी, और इसमें आपका गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज, जो तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्द हिंदी का बिगड़ा रूप तद्भव कहलाता है, हिंदी का शुद्ध रूप तत्सम कहलाता है। जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। तो इसमें तद्भव पूछा है, तद्भव मतलब बिगड़ा रूप। तो यहाँ पे ध्यान दें ऑप्शन नंबर डी जो है आपका तद्भव है, ऑप्शन नंबर डी सूरज। आगे, उक्त शब्द का विलोम शब्द, तो उक्त शब्द का जो विलोम शब्द होगा अनुक्त होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? तो मेरा घर इसी शहर में है यह विशेषण का सर्वनामिक विशेषण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
तो इसमें रूपक अलंकार है। जब किसी पद में योजक चिन्ह लगा हो लेकिन उसके साथ सा सी से शब्द न लगा हो तो वह रूपक अलंकार होता है। और यदि योजक चिन्ह के साथ सा सी से समान लगा हुआ होता है तो वह ध्यान रहे उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे भाग्य सागर के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ है और साथ में सा सी से शब्द नहीं लगे हुए हैं, ऐसे कोई शब्द नहीं लगे हुए हैं, तो यहाँ पे यह रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देवता का प्रयाची नहीं है। तो किंकर का जो अर्थ होता है या किंकर सेवक का प्रयाची होता है। तो निर्जर, त्रिदश, अग्निवाण यह सभी देवता के प्रयाची होते हैं और किंकर जो है आपका सेवक का प्रयाची यानी नौकर का प्रयाची होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे, वाक्यांश का एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता न हो या ममता रहित हो। तो जिनके हृदय में ममता न हो उन्हें निर्मम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निर्वेद अस्थाई भाव है। तो यानी निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? तो निर्वेद जो होता है शांत रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन नंबर बी। और यदि पूछ दे कि संसार से वैराग की स्थिति में किस रस की उत्पत्ति होती है तो वहाँ पे शांत रस होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? तो ध्यान रहे, हल्दी का हरिद्रा होता है, अहिफेन का अफीम तद्भव होता है और अदरक का आद्रक आपका सही है, लेकिन सेठ का श्रेष्ठ दिया है तो सेठ का श्रेष्ठ ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन के प्रकार होते हैं। तो हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्दों के लिए दिए गए विकल्प में उपयुक्त शब्द चुने बिना पलक गिराए। तो बिना पलक गिराए उसको निर्निमेष कहते हैं, लेकिन वह शुद्ध कहाँ लिखा है यह पूछा जा रहा है। तो शुद्ध जो निर्निमेष लिखा है ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चित सर्वनाम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। और यह का प्रयोग निश्चितवाचक सर्वनाम में किया जाता है। अगला है, घर का प्रयाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घर का प्रयाची जो होता है आलय होता है। ऑप्शन नंबर सी। और पूरक जो प्रयाची दिया गया है वह सूर्य का है, अनल अग्नि का है, घर के का प्रयाची जो है आलय है और वात का जो प्रयाची है हवा को वात, वायु, प्रभंजन इत्यादि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो तेली, पहला ऑप्शन दिया गया तेली, दूसरा चमेली, माली और अलबेली। इसमें जो ई प्रत्यय का प्रयोग है आपका ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया गया है, यानी चमेली में नहीं। चमेली एक शुद्ध शब्द ही है, ठीक है, इसमें प्रत्यय प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। और चमेली जो है मूल शब्द होता है, ध्यान रहे। जो आगे तेली जो शब्द दिया है इसमें तेल शब्द मूल शब्द है, ई का प्रत्यय लगा हुआ है। माला में ई प्रत्यय लगा गया तो माली हो गया और अलबेला में ई प्रत्यय जोड़ा गया है तो अलबेली हो गया है। आप तो इसका उत्तर होगा कि ई प्रत्यय चमेली शब्द में नहीं लगा है। चमेली खुद एक मूल शब्द है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से सही का चयन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक डैश देना हर किसी के बस की बात नहीं है। यानी यहाँ विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन
उन विचारों को एक दिशा देना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे सबसे सटीक यही बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित मतलब जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो प्रत्यय रहित शब्द में मर्मज्ञ दिया गया है, वैज्ञानिक दिया गया है, कृपालु दिया गया, अनुवाद दिया गया है। तो मर्मज्ञ में ग प्रत्यय लगा हुआ है, वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, कृपालु में लू प्रत्यय लगा है, लेकिन जो अनुवाद है उसमें प्रत्यय नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर आपका सही है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य उसका पहला है यह रुमाल अच्छी है, दूसरा है उसकी दही खट्टी है, तीसरा है कई हाथियां जा रही हैं, चौथा ऑप्शन है उसका मकान बहुत अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यही आपका शुद्ध शब्द है। जी नहीं, रुमाल जो पुल्लिंग शब्द होता है और इसे यह रुमाल अच्छा है देना चाहिए था। बी में दही जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है, तो दही खट्टा है करना चाहिए था। कई हाथियां जा रहे हैं होना चाहिए था। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सबसे शुद्ध शब्द में यही आपका है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ गए। यहाँ पे रेखांकित जो शब्द है, यहाँ पे अधिवेशन जो ऊपर लिखा गया है, रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द रखना है। तो अधिवेशन जो है शुद्ध कैसे लिखा जाता है यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका अधिवेशन यह शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है। तो ध्यान दें, जब भी मुहावरा वगैरह पूछे तो मुहावरा में ध्यान दें चैन की बंसी, तो ऐसे शब्द बंसी शब्द उसे उत्तर में नहीं होना चाहिए। अगर उत्तर में बन रहा है तो वह उत्तर आपका गलत होता है, ध्यान रहे। जैसे ऑप्शन नंबर 1 दिया है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, तो यहाँ पे देखिए बंसी दिया भी है, इसमें भी बांसुरी दे दिया है, तो आपका गलत होगा। फुर्सत में बंसी बजाना, तो बंसी शब्द है जहाँ पे उसको हटा देना है। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, मौज करना और बेरोजगार होना। तो चैन की बंसी बजाने का शाब्दिक अर्थ होता है मौज करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जा सकती है, भाव को व्यक्त करने वाले लोकोक्ति। तो इसमें ध्यान दें, बालू की भीत ओझे व्यक्ति की प्रीत, बालू की भीत, यह आपका ओझे व्यक्ति की मित्रता शीघ्र नष्ट होती है का शाब्दिक अर्थ होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उपकुल में कौन सा समास है। तो ध्यान रहे, जब भी कोई शब्द में उपसर्ग लगा प्रतीत हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, दुरक्त शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं। दुरक्त शब्द जैसे रोज रोज, दिन दिन, रात रात, और दुरक्त शब्दों के बीच जो होता है योजक चिन्ह भी लगा होता है। तो योजक चिन्ह से आप यह ना पकड़ें कि आप द्वंद्व समास होता है, ध्यान रहे। इसमें योजक चिन्ह अव्ययी भाव समास में भी लगता है जो दुरक्त शब्द होते हैं। तो यहाँ पे उपकुल जो है अव्ययी भाव समास है। आगे, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो अभ्यागत जो शब्द होता है उसमें अभी उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी। और वैसे देखा जाए अभ्यागत में अगर पूर्ण समास कौन सा, तो अव्ययी भाव समास है। आगे, क्वेश्चन नंबर 29, पांडव शब्द कैसा प्रत्यय है। तो ध्यान रहे, संज्ञा पदों में जब प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वह तद्धित प्रत्यय होता है। क्रिया के साथ अगर प्रत्यय जोड़ा जाता है वह कृदंत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे पांडव जो है आपका तद्धित प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु में कौन सा समास है। तो अजात शत्रु में जो समास है आपका बहुव्रीहि समास है। जब पर्यायवाची शब्द दिया हो, जिस शब्दों के अंत में नन अंबर पाणी भुज, नन अंबर पाणी भुज लगे हों, वह समांतर आपका बहुव्रीहि समास होता है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे जो अजातशत्रु है यह पर्यायवाची शब्द है और अनेकार्थी शब्द का भी एक शब्द है, तो इसलिए यह अजातशत्रु का आपका होगा बहुव्रीहि समास। आगे, इनमें से शुद्ध वाक्य है। तो इनमें
डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। दूसरा है आज मैं 21 वर्ष का हो गया हूँ। तीसरा है इन वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ। और चौथा ऑप्शन है आपका हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो प्रभारी शब्द शुद्ध नहीं है। आज मैं 21 वर्ष का हो गया हूँ, यह भी आपका शुद्ध वाक्य नहीं है। तुषारपात एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो महोत्सव शब्द में जिस संधि शब्दों में अगर एक मात्रा ऊपर हो तो वह गुण संधि होता है। ध्यान रहे, डबल मात्रा अगर ऊपर हो तो वह वृद्धि होता है। सबसे आसान पहचानने का तरीका है। तो महोत्सव में देखिए ओ की मात्रा एक ऊपर है, बस गुण संधि है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अत्याचार शब्द में उपसर्ग। तो अत्याचार का जो संधि विच्छेद करेंगे अति धन आचार, तो इसमें अति जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द विकल्प में ढूंढना है। तो सतर्कता का जो समानार्थी शब्द होता है मुस्तैदी होता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन दिया गया मैंने सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था और मैंने वहीं सामान रखा होगा। तो यहाँ पे भूतकाल पूछ रहा है यानी बीता हुआ पूछ रहा है। तो इसमें रखा होगा मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसमें संदिग्ध भी पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी रखा होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो जाती है वहाँ पे अलंकार होता है। तो जहाँ पे संभावना हो मानो मनो जानो जनो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अनुभाव के भेद दो होते हैं, वह कौन कौन से हैं? तो अनुभाव दो प्रकार का होता है, कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। तो आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाले चरणों का सममात्रिक छंद होता है, कौन सा? तो यह चौपाई होता है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और यह एक सममात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर डी। और दोहा पूछे तो अर्ध सममात्रिक है और रोला भी अर्ध सममात्रिक है। आगे निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? तो उलाला मात्रिक छंद है, बी ऑप्शन है उलाला वाणिक छंद है, सी ऑप्शन है उलाला संगीतात्मक छंद है और डी है उलाला कोई छंद नहीं। तो उलाला तो छंद होता है तो डी ऑप्शन तो हटा दीजिए और उलाला संगीतात्मक छंद है यह भी हटा दीजिए क्योंकि संगीतात्मक कोई छंद नहीं होता है। तो दो हमारे पास विकल्प हैं मात्रिक और वाणिक। तो इसमें आपका उत्तर होगा उलाला जो है मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सचित शब्द में कौन सी संधि है? तो जिन संधि शब्दों के नीचे हलंत लगा होता है वह व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग का प्रयोग लिखाई, हानिकारक, उपकार और अपनापन में उपकार में आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल को उनकी कृति के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। तो विश्रामपुर के संत हेतु उन्हें 1999 में व्यास सम्मान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्राची शब्दों में से शब्द मोर का प्राची नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए।
तो मोर का प्रयाची जो आपका होता है सिखी शिखंडी की होता है, इसमें कीस जो होता है मोर का प्रयाची नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। कीस जो है बंदर का प्रयाची होता है, बंदर का कीस, बानर इत्यादि होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कवि धूमिल का पूरा नाम। तो कवि धूमिल का जो पूरा नाम है सुदामा प्रसाद पांडे है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो बर्तन जो है शुद्ध कैसे लिखा आता है, तो इसमें ध्यान रहे, कुछ लोगों को पता होगा कि बर्तन में उड़न तरह का प्रयोग होगा, तो इसमें ध्यान रहे बर्तन जो होता है बर्तन लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बर्तन का शुद्ध शब्द है। अगला आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो आनाकानी करना मतलब बात को टालते रहना, यानी टाल मटोल करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वह आए तो मैं जाऊं। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है। तो काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, भूतकाल 6 प्रकार का होता है और भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। तो उसमें ध्यान रहे वह आए तो मैं जाऊं, यह भविष्य की बातें कहा जा रहा है, लेकिन उसमें एक कंडीशन रखा गया है। तो यह हेतु हेतु जब कोई कंडीशन वाला सेंटेंस लगा हो और भविष्य में हुआ हो तो वह हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है हिंदी भाषा का संबंध है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। अपभ्रंश के 6 वृत्त होते हैं, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो हिंदुस्तानी जो भाषा है आपका यहाँ पे जो बोली जाती है हम लोग की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित तो बोली जाती है। तो हिंदुस्तानी जो भाषा होती है हिंदी उर्दू मिश्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला अज्ञेय जी को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो अज्ञेय जी को उनकी कृति कितने नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1978 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। और यदि आप लोगों को वीडियो प्रतिदिन चाहिए प्रैक्टिस सेट के लिए तो इसके लिए आपको इस पर हमारा सहयोग करना होगा और हम प्रतिदिन आपको हिंदी से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट और कोशिश करेंगे कि आपको टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ा भी दिया जाए। इसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें तथा कमेंट में जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ज़रूर लिखें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।